गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। पहले तो डोमेन के कुछ क्वेश्चंस और कर लो, फिर रेंज के क्वेश्चंस पे आते हैं। डोमेन में ये क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट हो गए, क्योंकि काफ़ी पहले से डिस्प्ले कर रहे थे। यस सर। गुड। हाँ जी बिल्कुल ठीक है सुकृत, फर्स्ट का आंसर ठीक है, सेकंड का आंसर भी ठीक है। ओके, तो पहले पार्ट में तो बिल्कुल क्लियर है कि इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स जो होगा कॉस इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए, मतलब ये -1 से 1 में लाई करना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि जिन टेक्स की 3 पॉसिबल वैल्यू है, -1, 0 एंड 1, तो x क्या होगा भाई? इसका मतलब है कि जिनटेक्स विल टेक द वैल्यू आइदर -1 और 0 और 1, क्योंकि तीन ही इंटीजर हैं इस इंटरवल में। इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू -1 to 0, यूनियन 0 to 1, यूनियन 1 to 2, तो -1 क्लोज्ड टू 2 ओपन। ये तुम्हारा आंसर आ गया फॉर दिस केस। ऐसे ही बी पार्ट की बात करें तो x² + 1, ये तो ए पार्ट था। बी पार्ट में आपने सीधे बोला कि x² + 1 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। जहां तक फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात है, इसको अगर देखो तो ये तो ट्रू फॉर ऑल x रियल, मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि x² + 1 1 से बड़ा या इक्वल है, तो नेगेटिव से तो पॉजिटिव नंबर बड़ी ही होती है, तो इसके लिए x कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। बट इफ यू टॉक ऑफ द सेकेंड इनइक्वालिटी, दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड कब? इसका मतलब होता है x² इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना? इसका मतलब होता है कि x² इज लेस देन 0 और x² इज इक्वल टू 0। बट यू नो x² लेस देन 0 इज नेवर पॉसिबल ना, ये चीज कभी ट्रू नहीं है। x बिलोंग्स टू नल सेट आ गया, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। और x² इक्वल टू 0 का मतलब होता है x इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू सिंगलटन 0। हमेशा सेट्स में बात होगी, और मतलब होता है यूनियन, तो फाई और सिंगलटन 0 का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? नल सेट सिंगलटन। तो यहाँ से फाइनली ये पूरे का जो हमारा आउटकम आया वो आया x बिलोंग्स टू सिंगलटन सेट 0। और यहाँ पर इन दोनों कंडीशन में क्या है? एंड है। ये दोनों कंडीशन जो है एंड से कनेक्टेड है, तो फाइनल आंसर आया x बिलोंग्स टू रियल सेट इंटरसेक्शन सिंगलटन 0, तो दैट इज इक्वल टू सिंगलटन 0। तो मैंने पूरा टेक्निकली कहाँ पर एंड है कहाँ पर और है, क्योंकि इनइक्वालिटी में यही सब मिस्टेक्स होती हैं कि x² + 1 -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब -1 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, एंड 1 से छोटा इक्वल। तो एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन। तो एंड और की जो बेसिक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है वो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है? while solving inequality, while dealing with the sets and their operations, as well as while doing permutation and combination, क्योंकि वहां पर एंड और का कॉन्सेप्ट वहां भी होगा, सिर्फ उसका सेंस बदल जाता है। एंड के जगह वहां पर चूंकि नंबर ऑफ वेज की काउंटिंग कर रहे हैं, तो एंड में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है और में एडिशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट करिए जल्दी से। ठीक है जी, संभाल के आंसर करना। फाइंड द कोडोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डोमेन या डोमेन ऑफ डेफिनेशन एक ही बात को बोलते हैं। तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन जो है फंक्शन की उसका डोमेन बताओ। तो f(x) इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x²। डोमेन क्या होगा?
एफ एक्स इज इक्वल कॉस इनवर्स ऑफ 1+x²/2x का डोमेन क्या होगा, ऐसे tan इनवर्स 1+x² का डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस का डोमेन क्या होगा। चार पार्ट्स हैं, तो हर 30 सेकंड के बाद मैं एक पार्ट डिस्कस करूंगा। एक पार्ट के लिए आपको 30 सेकंड से 45 सेकंड मिलेंगे सोचने के लिए। फर्स्ट का वो रियल, यस फर्स्ट का ऑल रियल, सही है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट पार्ट को आर्ग्यू करने के लिए कई सारे तरीके हैं आर्ग्यूमेंट के। एक तरीका ये है कि भाई दो कंडीशन है, सबसे पहले तो ये डिफाइंड होना चाहिए, तो ये रैशनल फंक्शन है तो इसका डोमेन होता है ऑल रियल एक्सेप्ट डिनोमिनेटर का रूट। डिनोमिनेटर का रूट है नहीं कोई, क्योंकि वो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, तो ये ऑल रियल के लिए डिफाइंड हो गया अंदर वाला क्वांटिटी। तो 2x/x² + 1 इज ऑलवेज डिफाइंड, इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल। अब दूसरी कंडीशन होगी कि 2x/x² + 1 जो इनपुट है किसका, कॉस इनवर्स का, वो -1 से 1 होना चाहिए। वैसे तो आपको ये फंक्शन के बारे में 11th में किया हुआ है, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली होना चाहिए कि ये वैल्यू -1 से 1 के बीच ही होती है। बट अगर नहीं भी आइडिया है तो सोचने का तरीका पता होना चाहिए। अब तरीका देखो, एकदम बेसिक तरीके से आएंगे तो भी आंसर आएगा, थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीके से सोचेंगे तो भी आंसर आएगा। आंसर दोनों से आएगा, मैं दोनों से करके दिखा रहा हूँ। देखो पहले एकदम बेसिक तरीके से जाए तो x² इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, x² + 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इनइक्वालिटी ऐसे आ जाएगी, -x² - 1 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू x² + 1. It leads to two inequalities. The first one is x² + 2x + 1 greater than equal to 0. ये पूरी क्वांटिटी LHS को RHS ले गए, तो ये लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। अब हम राइट वाली इनइक्वालिटी की बात करें तो वहां से क्या आएगा, एंड है, एंड x² + 1 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी सही है, x + 1 का होल स्क्वायर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये हो गया x - 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ से भी x कैन बी एनी रियल नंबर, एंड मतलब इंटरसेक्शन रियल और रियल का इंटरसेक्शन मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बिल्कुल टेक्निकली साउंड और बिल्कुल सिंपल तरीके से वर्कआउट किया, इसमें बहुत बेसिक आइडियाज को यूज किया गया, कोई भी अनकन्वेंशनल इधर उधर की बात नहीं। अब थोड़ा इधर उधर की बात पर भी चले जाते हैं। मैं आर्ग्यूमेंट ऐसे भी प्लेस करता, जरूरी नहीं है, मैं बोलता कि भाई अगर x एक रियल नंबर है तो x को चलो tan थीटा ले लेते हैं या tan θ/2 ले लेते हैं, क्योंकि tan थीटा या tan θ/2 की भी रेंज क्या होती है, ऑल रियल। तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 tan θ/2 ओवर 1 + tan² θ/2, और ये होता क्या है, ये होता है sin थीटा, और sin थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1। तो ये एक्सप्रेशन जो है उसको मैंने दिखा दिया कि ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा फॉर ऑल एक्स रियल, क्योंकि x की कोई भी रियल वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई थीटा मिल जाएगा सच दैट tan θ/2 x है। और ये उसके बाद ये एक्सप्रेशन मैंने दिखा दिया कि तुम्हारा 2x/1 + x² जो है वो हो गया क्या, sin थीटा हो गया। तो
आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट। बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes, sir. तो ये भी आर्ग्यूमेंट चला जाता। और तीसरा डेफिनेटली जो तुमने बोला कि आप AMGM भी इस्तेमाल कर सकते थे। AMGM अगर इस्तेमाल करते तो कुछ ऐसे सोचते कि, कैसे सोचते हैं AMGM से बताओ? से डिवाइड कर देते फिर वो नीचे वाले की रेंज पता। हाँ जी, बिल्कुल सही, है ना। फिर यहाँ से आप बता देते कि x + 1/x जो है वो आपका AMGM से 2 से इन्फिनिटी के बीच फ्लाई करेगा, और नेगेटिव के लिए माइनस, तो ये दिस बिलोंग्स टू -∞ to -2 क्लोज्ड यूनियन 2 to इन्फिनिटी। और फिर आप बोल देते कि इसका अपॉन 2 कर दो, तो ये हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और फिर रेसिप्रोकल कर देते। फिर इसका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल करते तो आंसर आता। याद है आपको ना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल का पूरा कॉन्सेप्ट? तो -∞ का रेसिप्रोकल 0 नेगेटिव, और -1 का रेसिप्रोकल -1, तो -1 से 0 नेगेटिव ये आ जाता, और यहाँ से 0 पॉजिटिव से लेकर के 1 ये आ जाता। इन दोनों का यूनियन यूनियन 0 भी डालना पड़ेगा कि हमने x से डिवाइड। -1 to 1, और x नॉट 0 पर ये सारा काम किया। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और x 0 होने पर सीधे ही दिख रहा है उसकी वैल्यू 0 आ रही, तो 0 भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो पूरा करके फाइनली आपका यहाँ से भी आएगा कि 2x अपॉन 1 + x² की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगी। तो x कोई भी रियल नंबर है, तो x रियल नंबर। तो फाइनल इसका आंसर आ गया क्या? x बिलोंग्स टू रियल इज द डोमेन। तो इसका सेट, डोमेन सेट रियल आ गया। इसका आ गया सिंगलटन 0, और इसका आ गया रियल सेट। व्हाट अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ? सर फर्स्ट का ऑल रियल आया और सेकंड का x = +-1। tan इनवर्स का डोमेन ऑल रियल होता है ना। तो 1 + x² बस रियल होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल सेट, which is always true, which is always true। tan x का जो रेंज होता है वही tan इनवर्स का डोमेन होता है। तो 1 + x² रियल होना चाहिए, which is always true, मतलब ऑल रियल आ गया इसका। इसकी बात करेंगे तो इसके लिए आप बोलेंगे कि x² - 1 अपॉन 2 टाइम्स x² + 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 से 1 होनी चाहिए। तो यहाँ भी वही वैसे ही कुछ कहानी। ये ट्वाइस x² + 1 क्या है? ट्वाइस x² + 1 क्या है? पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर ना आंसर करने के यहाँ पर भी 2 तरीके हैं। अभी मैं बता देता हूँ, दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। आपने कैसे किया मैं जानना चाह रहा हूँ। को उसमें भी लेके जा सकते हैं ना इसको, x हाँ = 10²/2 बिल्कुल। 10 तो अगर मैं इसको ऐसे नॉर्मली करूं तो आएगा -2x² - 2 <= x² - 1 <= 2x² + 2। फिर 2 इनइक्वालिटी बनेगी। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या आएगी? यहाँ से देखो, तो सबको राइट में ले लो। तो 3x² + 1 > 0, जो कि बिल्कुल सही बात है। एंड इस वाले इनइक्वालिटी को अगर देखो, इससे क्या आएगा? इस वाले को तो डील कर लिया इधर वाले को। अब राइट वाली इनइक्वालिटी की बात करें, इसकी क्या आ रहा है बोलो? 3x² + 3 > 0। तो ये दोनों बातें सही हैं। बोथ आर ट्रू फॉर ऑल रियल। हाँ कुछ बोल रहे हो? 3x² अच्छा, इस वाले में 3x² नहीं, सिर्फ x² आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम साइन पे थे। ठीक है, तो फाइनली आ गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब इसका डोमेन आ गया रियल सेट। अदरवाइज आपके पास और क्या क्या ऑप्शन था? तो एक ऑप्शन ये भी था कि
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बारे में सोचो. इफ यू कंसिडर एक्स एज tan थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस कॉस 2 थीटा. ओके, तो इसका माइनस कोस थीटा. माइनस कॉस 2 थीटा नहीं, क्योंकि थीटा बाई 2 लिया तो कॉस थीटा. और इसका हाफ कर दिया मैंने, मतलब इसका हाफ हो गया. तो ऑब्वियस ही बात है कि दिस क्वांटिटी अगर इसको मैं y लेता हूं तो y माइनस कॉस थीटा बाई 2 है, तो y की रेंज क्या होगी, माइनस हाफ से हाफ के बीच लाई करेगा. और ये डेफिनेटली सबसेट है -1 से 1 का. तो इसका मतलब है कि ये सारी y की वैल्यू के लिए साइन इनवर्स डिफाइंड होगा. तो साइन इनवर्स y विल बी डिफाइंड फॉर ऑल बोलो y, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल. x की हर रियल वैल्यू के लिए ये चीज डिफाइंड होगा. कैन वी मूव टू नेक्स्ट? क्लियर है बिल्कुल, एब्सोल्युटली कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर. यस सर. क्या डोमेन होगा? इन दोनों में किस फंक्शन का डोमेन आप वर्बली बता सकते हो बिना पेन मूव किए हुए? दूसरे वाले का. क्या आएगा? ओन रियल. वेल देन 3 प्लस 2 साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू, 3 प्लस 2 साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा. इसकी लीस्ट वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 1. इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड सो fx is defined for all real number. तो बी तो क्लियर हो गया. ए बताओ. अच्छा, 11th में एक गेम मैंने दी थी, गेम 18 थी फंक्शन में, लास्ट गेम थी जिसमें मैंने डोमेन और रेंज की प्रॉब्लम्स दी थी, है ना? जो टफ वो वाली आपने थी वो कंप्लीट करी थी? उस समय तो करी थी. चलो कर ली थी तो अच्छी हो, क्योंकि उसमें मैंने लगभग हर तरह के फंक्शन को कवर करता, केवल इनवर्स फंक्शन को छोड़ के बाकी सारा कवर किया हुआ था और ठीक ठीक प्रॉब्लम थी, अच्छी प्रॉब्लम थी उसमें. सर एक बार वो दोबारा कर दोगे? हाँ बिल्कुल शेयर कर दूंगा. मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि वो लास्ट की 3 गेम ना, जिसमें इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी और डोमेन रेंज का जो है वो मैं शेयर कर दूंगा. पहले डोमेन रेंज आज शेयर कर दूंगा और उसके बाद में फिर इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी भी कर लेंगे. चलो भाई, इसको फटाफट करो, इसको फटाफट करो. क्या करेंगे? यहाँ पर क्या आया? इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए आपका क्या आर्ग्यूमेंट है? अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव. 3 प्लस 5 साइन एक्स की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव. 0 भी नहीं अलाउड है, पॉजिटिव. इसका मतलब है कि साइन ऑफ एक्स की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन -3/5. अब इसके बाद की जो कहानी है ना, वो क्लियर कट होनी चाहिए आपकी ग्राफिकल टर्म्स में पूरी एनालिसिस, क्योंकि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी की बात आए तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप ग्राफ से जाओ. साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, तो एक पीरियड का, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, तो एक पीरियोडिक इंटरवल की एनालिसिस सफिशिएंट होगी. उसी के बाद उसको हम जनरलाइज कर देंगे. तो विल ट्राई टू ड्रा द ग्राफ ऑफ साइन एक्स इन 1 पीरियड. 1 पीरियड मीन्स लेट्स से 0 से 2 पाई, और उसी में हम एनालाइज करने जा रहे हैं फंक्शन को. कौन से फंक्शन को? साइन एक्स को. तो साइन एक्स का ग्राफ एक पीरियड में फटाफट जल्दी ड्रॉ करो. मान लो ये π/2 है, पाई है, और ये 2 पाई. π/2 पर 1 है और 3 π/2 पर -1 है. तो रफली जो ग्राफ है वो ऐसा है. ये साइन एक्स का ग्राफ 0 पाई 2 पाई. हमें साइन एक्स की वैल्यू क्या चाहिए? -3/5. -3/5 इज -0.6. ये पॉइंट, ये -1 है,
-1 से थोड़ा बड़ी वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू इज -1, यहाँ है -0.6, -3/5। तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो इसी पॉइंट से पास करती है ऐसे। ये लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू -3/5। इस लाइन के ऊपर जो पोर्शन है साइन x का, वो सारा जो है पोर्शन चाहिए, वो सारी साइन की वैल्यूज चाहिए। तो हम ये देखना चाहेंगे कि ये वैल्यू -3/5 साइन कब अटेन करता है। एक एंगल तो हमारा पाई से 3π/2 के बीच में आ रहा है अल्फा, और एक एंगल आ रहा है पाई माइनस 2π माइनस अल्फा। ना, इसको हम अल्फा नहीं बोलते, इसको हम पाई प्लस अल्फा बोल दे रहे हैं, है ना। मतलब मैं ये इंटरवल को अल्फा ले रहा हूं, तो उतना ही पहले यहाँ पर 2π माइनस अल्फा। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। अगर ये लेंथ अल्फा है, ये लेंथ अल्फा है, तो ये लेंथ भी सिमेट्री से क्या है? अल्फा, क्योंकि इस लाइन के अबाउट साइन का ग्राफ क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, ऐसे 3π/2 के अबाउट। तो 2π से जितना पहले, पाई से उतना आगे सेम वैल्यू अटेन होगी। एनीवे, तो बात समझते हैं कि अल्फा कैसे डिटरमिन होगा। तो कोसाइन या साइन, साइन ऑफ पाई प्लस अल्फा कितना आना चाहिए? -3/5 आना चाहिए। बट यू नो साइन पाई प्लस अल्फा होता है माइनस साइन अल्फा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। तो माइनस साइन अल्फा -3/5 आ गया, तो साइन अल्फा 3/5 आ गया। साइन अल्फा 3/5 आ गया, तो अल्फा हो गया साइन इनवर्स 3/5। अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5, बिकॉज इट इज नॉट अ नोन वैल्यू। अल्फा इज नॉट अ नोन एंगल, अननोन एंगल से होते हैं इनवर्स साइन के फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो ये हमने डिटरमिन करके रख लिया। अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या आया? सोल्यूशन सेट आया जी, क्या आया बताओ? सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है? 2n पाई से 2n पाई सोल्यूशन प्लस सेट पाई आ तक। रहा है 0 से, ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है ना, यहाँ से लेकर के ये सारी प्लस वैल्यू यहाँ तक है, और फिर इसके बाद में ये वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है। तो दो तरीके से आंसर लिखा सकता है। एक कि जो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है उसको डिलीट वाले मोड में लिख दो कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से, और एक जनरल मेथड से लिख दो। बोलो कौन से लिखें? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से अगर आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? ऑल रियल एक्सेप्ट व्हाट? ये इंटरवल को हम लिखना चाहेंगे, ये वाला इंटरवल। तो ये क्या है? ये 2n पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि 2π का जनरल वैल्यू हो जाएगा 2n पाई, और ये 2n माइनस 1π प्लस अल्फा। तो मैंने लिखा 2n माइनस 1π ऑड मल्टीपल पाई प्लस अल्फा से लेके, बोलो 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 बोलो, 2n पाई माइनस अल्फा तक। अच्छा, ये क्लोज करेंगे कि ओपन? तो यहां हमें क्लोज्ड। ग्रेटर देन चाहिए, मतलब ये दोनों एंगल भी नहीं चाहिए हमें, तो हमें उस पूरे क्लोज इंटरवल को हटाना है, जिसमें n हमारा क्या होगा? n कोई भी इंटीजर दिया जा सकता है, और इन सारे ऐसे जो क्लोज इंटरवल आएंगे उनका यूनियन लेके हटा देंगे हम रियल सेट से। जैसे n अगर 1 देते हैं तो पाई प्लस अल्फा से 2π माइनस अल्फा मिलेगा। n अगर 0 देते हैं तो ऐसा एक इंटरवल और मिलेगा, -π प्लस अल्फा, -π+α से क्या, कहां तक? माइनस अल्फा, है ना। यहाँ ऐसे दिखेगा, देखो ऐसे ऐसे जब ले जाएंगे ना तो वो अपने आप दिखेगा तुम्हारा इंटरवल। और ऐसे n की वैल्यू इनफिनाइट इंटीजर वैल्यू लेंगे, इनफिनाइट ऐसे इंटरवल्स आएंगे, वो सारे इंटरवल्स को रियल सेट में से हटा देंगे तो तुम्हारा डोमेन आ जाएगा। और दूसरा तरीके से भी लिख सकते हो, आप समझ ही रहे हो।
दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो ये कुछ डोमेन की हम लोगों ने प्रॉब्लम करी। अब थोड़ा सा रेंज समझ लेते हैं, क्योंकि यूजुअली आपको जो प्रॉब्लम आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, उसमें डोमेन ये है, रेंज ये है। एक ही फंक्शन के बारे में दोनों चीजें पूछी जा सकती है, जैसे ये जितने फंक्शन के इनकी रेंज भी आपसे पूछी जा सकती है। तो वी आर मूविंग टू रेंज ऑफ फंक्शन, बट रेंज के लिए कुछ बेसिक प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट हैं, वो पहले देखते हैं, बात करते हैं। तो आप लिखेंगे बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन। किसी फंक्शन को हम बाउंडेड कब बोलते हैं? हम किसी फंक्शन को बाउंडेड तब बोलते हैं जब उस फंक्शन की वैल्यूज रियल एंड फाइनाइट हो। उसकी कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच ना करी हो, नॉन फाइनाइट वैल्यू ना टेकअप कर रहा हो, फाइनाइट वैल्यू ही टेकअप कर रहा हो। और इस बात को मैथमेटिकली कैसे, क्योंकि अगर अनबाउंड हो गया, क्योंकि कौन सी चीज है जिसको हम बाउंड नहीं कर सकते? इन्फिनिटी को बाउंड नहीं कर सकते, इन्फिनिटी इज बाउंडलेस, राइट? तो प्लस एंड माइनस इन्फिनिटी इज बाउंडलेस। तो ऑब्वियस ही बात है कि फाइनाइट इज बाउंडेड। बड़ी से बड़ी नंबर हो, लेकिन अगर फाइनाइट है तो उससे बड़ी नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसका अपर बाउंड निकाल सकते हैं। ऐसे छोटी से छोटी नंबर हो, अगर वो फाइनाइट नंबर है तो उससे छोटी नंबर हम डिटरमिन कर सकते हैं, मतलब उसका लोअर बाउंड भी कर सकते हैं। बाउंडेड का मतलब होता है उसकी बाउंड्रीज डिटरमिन करना, कि भाई ये तो इससे बड़ा नहीं हो सकता और इससे छोटा नहीं हो सकता। इसी बात को हम बाउंडेडनेस बोलते हैं, ठीक है? तो बाउंडेडनेस हमेशा नंबर के टर्म में देखोगे तो दो आएगा, अपर बाउंडेडनेस एंड लोअर बाउंडेडनेस, ठीक है? तो उसको हम क्लियर कट फील तो कर ही रहे हैं, आप समझ तो आ ही रहा है क्या चीज है, बट उसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे, फटाफट लिखते जाइए। अ फंक्शन एफ इज कॉल्ड बाउंडेड। A function f is said to be bounded if we can find two real numbers, one is small m, other is capital M, such that we claim that all the values of the function fx are between these two numbers. तो अगर एक फाइनाइट नंबर स्मॉल m और एक फाइनाइट नंबर कैपिटल M मिलती है, सच दैट अगर हम ये क्लेम कर सके कि फंक्शन fx की सारी वैल्यूज इन्हीं दोनों रियल नंबर के बीच में लाई करती हैं, तो वो फंक्शन डेफिनेटली बाउंडेड होगा। और ये जो छोटी वाली नंबर स्मॉल m है, इसको हम फंक्शन f का लोअर बाउंड बोलेंगे, क्योंकि सारी वैल्यू इससे बड़ी है, तो ये लोअर बाउंड्री हो गई। और द लार्जर वन कैपिटल M will be called as upper bound of function। तो लिख दो, if fx lies between small m and capital M, fx की सारी वैल्यू m से बड़ी है और fx की सारी वैल्यूज कैपिटल M से छोटी है, for all x belongs to domain of function। इसका मतलब है कि स्मॉल m लोअर बाउंड है और कैपिटल M अपर बाउंड है। इतनी बात समझ में आ रही है? yes, जैसे साइन x फंक्शन बाउंडेड है, साइन x फंक्शन बाउंडेड है, क्यों? क्योंकि -1 इसका लोअर बाउंड है, -2 इसका लोअर बाउंड है। तो आपको इन्फिनाइट ऐसी नंबर मिल सकती है, आप बोल सकते हो कि साइन एक्स की वैल्यू इन नंबर से हमेशा बड़ी है। साइन एक्स बाउंडेड है क्योंकि 1 इसका अपर बाउंड है, 1 से बड़ी कोई भी नंबर इसका अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड भी मिल रहा है, लोअर बाउंड भी मिल रहा है, तो बाउंडेड है। एक्स स्क्वायर फंक्शन बाउंडेड है क्या? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाउंडेड नहीं है, बिकॉज एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी हमेशा, लोअर बाउंड तो मिलेगा, अपर नहीं मिलेगा। हाँ, तो आई कैन से दैट लोअर बाउंड इज 0 और 0 से छोटी कोई भी नंबर ले सकते हैं, -½ -1 -2, कोई भी नेगेटिव नंबर इसका लोअर बाउंड हो सकता है। इनफैक्ट 0 इसका लोअर बाउंड होने के साथ साथ ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। 0 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज 0, क्योंकि 0 से बड़ी कोई वैल्यू इस फंक्शन का लोअर बाउंड नहीं हो सकती। जैसे आप ये नहीं बोल सकते हो कि x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0.1, ये बोल सकते हो क्या आप? क्या x² की वैल्यू 0.1 से हमेशा बड़ी होगी, ये बोल सकते हो? नहीं, नो सर। क्योंकि हम इन्फिनाइट ऐसी x की वैल्यू ला देंगे रियल
जिसके लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0.1 से छोटी हो जाएगी। 0.1 तो छोड़ो साहब, एक्स स्क्वायर अगर मैं बोलता हूँ 0.000000000000001 एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस नंबर से बड़ी है, ये भी हम नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि इन्फिनाइट ऐसी वैल्यू एक्स की इतनी छोटी वैल्यू ला सकते हैं जिसका, जैसे अगर एक्स की वैल्यू यही नंबर चूज कर लो, यही नंबर, तो Yes, इसका स्क्वायर जो है इससे छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या है? 0 है इस फंक्शन के लिए। तो लोअर बाउंड है बट नो अपर बाउंड, अपर बाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू राइट साइड में जाओ, अपर साइड में जाओ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी से बड़ी हो सकती है। कोई भी नंबर आप सोचोगे, कोई भी नंबर 10 टू द पावर 100 कुछ भी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू उससे बड़ी हो जाएगी, करी जा सकती है। एक्स की ऐसी वैल्यू हम ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर उस नंबर से बड़ा हो जाए। तो देयर इज नो अपर बाउंड, इसका मतलब ये फंक्शन बाउंडेड नहीं। तो बाउंडेडनेस की बात समझ में आ गई। तो बाउंडेड फंक्शन जो होगा वो ज्योमेट्रिकली कैसा दिखेगा, कोई भी बाउंडेड फंक्शन ग्राफिकली कैसा दिखेगा, तो मैं बोलूंगा ग्राफिकली कुछ ऐसा दिखेगा कि y इक्वल टू स्मॉल m एक लाइन ले लो, और y इज इक्वल टू कैपिटल M एक लाइन ले लो, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और m और कैपिटल M और स्मॉल m दोनों फाइनाइट नंबर्स हैं। तो जो fx का ग्राफ होगा वो इन्हीं दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में लाई करेगा, मतलब इससे बाहर नहीं हो सकता, इसी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि fx का ग्राफ इस अपर लाइन को टच करे, जरूरी नहीं है कि लोअर लाइन को टच करे, और टच कर भी सकता है, मतलब टच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर ये टच नहीं कर रहा है तो ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड है, लेकिन अगर टच कर जाएगा, है ना, समझ रहे हो, मान लो यहाँ m0 एक आ रहा है, m0 सच दैट m0 को ये ग्राफ टच कर गया, मतलब ये वैल्यू अटेन कर लिया फंक्शन ने, और जो वैल्यू अटेन कर ली मतलब इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो अपर बाउंड हो। तो ये जो है ना, ये क्या लिखा मैंने इसको, y इक्वल टू m0 कैपिटल M0, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपर बाउंड। अपर बाउंड अगर कैपिटल M अपर बाउंड है बेटा, तो कैपिटल M से बड़ी तो कोई भी नंबर अपर बाउंड हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये बताओ। yes, ये भी तो अपर बाउंड है ना, क्योंकि अगर फंक्शन कैपिटल M से छोटा है तो ये जितनी भी लाइन में ड्रॉ करो सबसे छोटा है। तो एक अपर बाउंड मिलेगा तो इन्फिनाइट अपर बाउंड मिलेंगे। तो आउट ऑफ इन्फिनाइट मेनी अपर बाउंड्स एक अपर बाउंड ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा, इसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। क्या बोलते हैं? लीस्ट yes, अपर बाउंड। एक ऐसा, ये सबसे छोटी नंबर, वो सबसे छोटी नंबर जो फंक्शन की अपर बाउंड हो, तो लीस्ट अपर बाउंड हो गया। तो अगर कोई फंक्शन बाउंडेड होगा, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड अबव होगा, बाउंडेड फ्रॉम अबव होगा, तो उसके लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है कि उसका कम से कम एक अपर बाउंड होना चाहिए, कम से कम एक फाइनाइट रियल नंबर m होनी चाहिए जो फंक्शन की सारी वैल्यू को सक्सीड कर जाए। दूसरा, अगर एक अपर बाउंड होगा तो इन्फिनाइट में नहीं अपर बाउंड होगी, ये बात समझ में आनी चाहिए। और तीसरा, out of those infinite many upper bound, the one which is smallest is called least upper bound। least upper bound क्या है? सारे अपर बाउंड में जो सबसे छोटा रियल नंबर है वो लीस्ट अपर बाउंड है। अब लीस्ट अपर बाउंड फंक्शन की वैल्यू हो भी सकती है उसके इक्वल, नहीं भी हो सकती है। अगर लीस्ट अपर बाउंड के इक्वल हो गई तो वही मैक्स वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की, और इक्वल नहीं हुई तो हो सकता है फंक्शन का मैक्स वैल्यू ना एग्जिस्ट करे। कभी कभी फंक्शन का रेंज ओपन इंटरवल आ जाता है तो वो नंबर को अटेन नहीं कर पाता। तो वो सारी बातें आएंगी। तो आपको ये समझ में आ गया, अपर बाउंडेडनेस समझ में आ गई। इसी तरह से हम ये भी क्लेम कर सकते हैं कि अगर फंक्शन का एक लोअर बाउंड है तो इनफिनाइट लोअर बाउंड्स होंगे। एग्रीड आर नॉट? yes, ये भी लोअर बाउंड है, ये भी लोअर बाउंड है, ये सब लोअर बाउंड हो गए, और उनमें से जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा, सबसे बड़ा, वो मान लो क्या है, स्मॉल m0 है।
तो इसको इससे ऊपर इसको ड्रैग नहीं कर सकते। अगर इस लाइन को इससे जस्ट ऊपर जाएंगे तो इंटरसेक्ट कर जाएगा ग्राफ को, है ना। तो इसको टच करने तक तो सही है, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ वैल्यू फंक्शन की फिर छोटी हो जाएगी इससे। तो ये हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या बोलते हैं, GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। मैंने क्या बताया, Yes. अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो उसका कम से कम एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड होना चाहिए। फिर मैंने ये बात बोली कि एग्जिस्टेंस ऑफ वन बाउंड मींस एग्जिस्टेंस ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ बाउंड्स। एक अपर या लोअर बाउंड मिला तो इन्फिनाइट मेनी अपर एंड लोअर बाउंड्स मिलेंगे, क्योंकि ऐसी कोई फाइनाइट नंबर नहीं है जिससे बड़ी फाइनाइट नंबर नहीं मिलेंगी या उससे छोटी फाइनाइट नंबर नहीं मिलेंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आउट ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ बाउंड्स द वन विच इज out of infinite number of upper bounds, the one which is smallest is called least upper bound and the one which is largest is called greatest lower bound. तो ये इतनी बातें मैंने समझाने की कोशिश करी, होपफुली आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो आपने लिख भी लिया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल अपर ऑब्लिक लोअर बाउंड मींस एग्जिस्टेंस ऑफ इनफिनाइट मेनी अपर एंड लोअर बाउंड्स। मतलब अगर fx की वैल्यू स्मॉल m से बड़ी है और कैपिटल M से छोटी है तो m1 से भी छोटी होगी, m2 से भी छोटी होगी और m1 m2 m3 स्मॉल m1 m2 m3 से बड़ी होगी। तो यहां से राइट की तरफ जाते जाओ कोई न कोई एक रियल नंबर मिलेगी जो सबसे बड़ी होगी और लोअर बाउंड होगी, उसी को हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और राइट से छोटा करते जाओ कोई ना कोई ऐसे रियल नंबर m0 कैपिटल m0 मिलेगी जो सबसे छोटी होगी बट फंक्शन से बड़ी होगी या इक्वल होगी, उसको हम ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। तो आप लिख दो GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड इज कॉल्ड GLB। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख दो, समझा चुका मैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड इज कॉल्ड GLB। सारे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा m0। अगर फंक्शन की वैल्यू, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर फंक्शन की वैल्यू, इफ मतलब वो जरूरी नहीं है, वो कंपल्सरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कंपल्सन जैसी कोई बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं अगर फंक्शन की वैल्यू m0 के इक्वल हो जाए किसी इनपुट x0 पर, डोमेन के किसी इनपुट x0 पर फंक्शन fx m0 वैल्यू अटेन कर ले, तो हम बोलते हैं कि वो वैल्यू फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो अगर ये m0 फंक्शन अटेन कर रहा है तो ये लीस्ट हो गया, ये ग्लोबल मिनिमा हो गया, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। जैसे साइन x का अपर बाउंड है 1, 1.1, 1.2, ऐसे इनफिनाइट है। सबसे छोटा कौन सा है, 1, और ये 1 जो है सबसे छोटा अपर बाउंड है, LUB है। और फॉर्चुनेटली साइन जो है ये वैल्यू अटेन करता है, तो यही साइन की क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू। अब फर्ज करो कि साइन x एक ऐसा फंक्शन होता, साइन की मैक्सिमम, हाँ साइन की मैक्स वैल्यू, सॉरी लीस्ट अपर बाउंड तो मैक्स वैल्यू हो गई ना, मैक्स वैल्यू। हाँ, अगर फर्ज करो कि साइन x एक ऐसा फंक्शन होता जिसका रेंज आता -1 से 1 ओपन, मान लो 1 वैल्यू अटेन ना करता, तो साइन x का लीस्ट अपर बाउंड तो तब भी 1 रहता। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर साइन x की जगह मान लो कोई दूसरा फंक्शन होता, भाई कोई फंक्शन साइन की बजाय कोई f फंक्शन है जिसका रेंज आ जाता -1 से 1 ओपन इंटरवल, तो उसका लीस्ट अपर बाउंड तो अभी भी 1 ही होता, क्योंकि 1 से छोटी नंबर तो नहीं ले सकते। 1 से छोटी नंबर होगी तो साइन की इस फंक्शन की वैल्यू उसको एक्सीड कर सकती है। लेकिन बिकॉज फंक्शन
वन वैल्यू अटेन नहीं कर रहा है, तो एफ मैक्स, जब हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कमेंट फॉर एफ मैक्स, तो हम बोलते हैं एफ मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट। हम ऐसे नंबर बता ही नहीं सकते जो एफ की मैक्स वैल्यू हो। एफ की वैल्यू क्या हो सकती है, वन से छोटी सारी नंबर हो सकती है, बट वन से छोटी पहली नंबर कौन सी है, वन से छोटी पहली नंबर कौन सी है, वी कांट डिटरमिन। 0.9999999999999 जो भी आप बोलोगे उससे बड़ी नंबर बोली जा सकती है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन की तभी बता सकते हो जब उसका एलयूबी पता हो और फंक्शन एलयूबी के इक्वल वैल्यू अटेन कर रहा है। इसी तरह से -1 साइन का लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये GLB है, और -1 से छोटे -1.1 -1.2 ऐसे इन्फिनाइट लोअर बाउंड्स है। तो एक लोअर बाउंड है तो इन्फिनाइट लोअर बाउंड है। आउट ऑफ दोज इन्फिनाइट लोअर बाउंड सबसे बड़ा लोअर बाउंड वो है -1। -1 से बड़ी कोई नंबर लेते हैं तो साइन एक्स का बाउंड नहीं होगा, वो साइन एक्स की लोअर बाउंड्री नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे आप लेते हो -0.99, तो -0.99 -1 से बड़ी नंबर है, बट ये साइन एक्स का लोअर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि -0.99 से छोटी वैल्यू साइन इज केपेबल ऑफ टेकिंग। तो ये इसका GLB है, और फॉर्चुनेटली साइन एक्स की वैल्यू GLB के इक्वल हो रही है, तो साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू भी वही हो गई। अब इसके बाद मैं कुछ बातें पूछूंगा, उस पर आप ध्यान देना, ठीक है। क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और मिनिमम वैल्यू सेम है? क्या किसी फंक्शन के लिए GLB और मिनिमम वैल्यू सेम है? हो सकता है। हो सकता है, सेम है ये जरूरी नहीं। अगर कब सेम है, फंक्शन की GLB उस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू कब होती है, अगर अटेन कर सकते जब फंक्शन उस नंबर को अटेन कर सकता हो, उस वैल्यू को अटेन कर सकता हो। अगर फंक्शन उस वैल्यू को, फंक्शन GLB को अटेन नहीं कर सकता तो बोलेंगे तब मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। बाउंडेड होगा बट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब फंक्शन बाउंडेड है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। फंक्शन बाउंडेड है तो उसका GLB एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ये जरूरी नहीं। ऐसे फंक्शन बाउंडेड है तो उसका LUB एग्जिस्ट करेगा बट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये गलतफहमी दिमाग में मत रखना, दैट बाउंडेड फंक्शन, ये लिख लो कहीं पर, बाउंडेड फंक्शंस may not have minimum oblique maximum value, but they do have GLB and LUB। तो फंक्शन को बाउंडेड होने के लिए LUB और GLB का होना मस्ट है, बट F मिनिमम या F मैक्सिमम का होना जरूरी नहीं है। एक लाइव एग्जांपल भी दे देता हूं इसका। फॉर एग्जांपल tan इनवर्स x, इसका रेंज आता है -π/2 से π/2। इट इज बाउंडेड। GLB is greatest lower bound is -π/2, LUB is π/2, but the function cannot take up these two values because π/2 या -π/2 होने के लिए इनपुट को -∞ या +∞ जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शन का ये मैक्स वैल्यू नहीं है, मिन नहीं है। ना इस फंक्शन की कोई मैक्स वैल्यू है, ना इस फंक्शन की कोई मिन वैल्यू है, बट GLB है, LUB है और बाउंडेड है। ऐसे तमाम एग्जांपल आएंगे। दिस इज नॉट द ओनली वन। अभी तो कहानी शुरू हुई है, आपको मतलब तमाम ऐसे फंक्शन मिलेंगे। तो GLB समझ में आ गई, LUB भी समझ में आ गया, बाउंडेडनेस समझ में आ गया।
और टेक्निकल बात की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और बाउंडेड आप जीएलबी एलयूबी अलग अलग बातें, ये भी समझ में आ गया होपफुली। कोई डाउट तो नहीं इसमें बेटा? नो सर। तो लोएस्ट अपर बाउंड क्या है? जैसे मैंने जीएलबी बताया वैसे लोएस्ट अपर बाउंड क्या है? स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड इज कॉल्ड लोएस्ट अपर बाउंड, and if function attains that value then it becomes LUB। तो बाउंडेडनेस का तो इतना सा कहानी है। अब आ जाते हैं, जैसे एक फंक्शन आपको बताना है बाउंडेड है कि नहीं, ठीक है, जल्दी से बताना। दो फंक्शन मैं लिख रहा हूं, फाइंड वेदर f is bounded or not, find if f be bounded or not, a 3 plus 2 sin x, b 1 minus x square upon 1 plus x square, c 2 minus sin x upon 2 plus sin x। हाँ जी, फटाफट बोलो, क्या ये फंक्शंस बाउंडेड हैं या नहीं? पहला पहले दो तो बाउंडेड है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी वैल्यू sin x बाउंडेड है ऑलरेडी। 1 से लेके 5 में लाई कर रही है, तो ये बाउंडेड है। इसका GLB क्या है और LUB क्या है? 1 and 5। तो LUB 1, लीस्ट अपर बाउंड जो है वो 5 है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 है। ये वैल्यू अटेन भी हो रही है, इसलिए यही रिस्पेक्टिवली मैक्स। हाँ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज हो गई, ठीक है। व्हाट अबाउट बी पार्ट? बाउंडेड है। बी पार्ट भी बाउंडेड है। क्लेम क्या आया? x is equal to tan थीटा। x tan थीटा लेकर के भी समझ में आएगा, है ना? और भी तरीके से समझ में आ जाएगा, जैसे कि अगर मैं इसको लिख दूं 2 minus 1 minus x square divided by 1 plus x square, so it becomes 2 upon 1 plus x square minus 1, and you claim that x square plus 1 की वैल्यू 1 से इंफिनिटी होती है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। फिर इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। फिर इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर y आ जाएगा और ग्रेटर देन -1। तो आ गया कि ये हमारा -1 ओपन से 1 क्लोज्ड होगा। जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे x को tan थीटा बाई 2 तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा। वहां पर आएगा, वहां पर भी सही है, लेकिन वहां पर एक थोड़ा सा दिक्कत आएगा। दिक्कत क्या आएगा? दिक्कत क्या आएगा? अरे अगर ये cos थीटा हो गया तब तो आप क्लोज इंटरवल -1 से 1 बोल देंगे ना। यस सर। बट ट्रबल उसमें समझ रहे हो क्या होगी? नीचे ओपन वाले में -1 वाली वैल्यू टेकअप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब आप x को tan थीटा बाई 2 पुट कर रहे हो तो थीटा क्या नहीं हो सकता? थीटा बाई 2 पाई बाई 2 नहीं हो सकता, क्योंकि tan अनडिफाइंड हो जाएगा। तो थीटा बाई 2 पाई बाई 2 नहीं हो सकता, मतलब थीटा पाई नहीं हो सकता। थीटा पाई नहीं हो सकता तो cos थीटा -1 नहीं हो सकता। पकड़ में आई बात की नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो -1 नहीं है। अब यहां देखो ये आ गया, तो इसका आप बताओ GLB क्या होगा बेटा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अरे बोलो। -1 -1। और LUB क्या होगा? 1। क्या GLB की वैल्यू फंक्शन अटेन कर रहा है? नहीं। नहीं तो मीन तो है नहीं। तो आप बोलेंगे F मिनिमम जो है वो नॉट डिफाइंड, नॉट
डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट, और एफ मैक्सिमम तो क्लियर ही है, एलयू भी है। तो ये एग्जांपल मैं सिर्फ ये ले रहा हूं, जस्ट तुम्हारे दिमाग में वो बात बिल्कुल क्लैरिटी से आ जानी चाहिए कि जीएलबी और एलयूबी दो इंडिपेंडेंट नंबर्स हैं, उनका फंक्शन के आउटपुट से कोई कनेक्शन नहीं है। वो जैसे ना कि हम अगर एक रूम में खड़े हैं तो हमारी बॉडी का हर पॉइंट जो है वो एक फंक्शन से डिफाइन किया जा सकता है, और जो फ्लोर है और जो रूफ है ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो फंक्शन की वैल्यू नहीं है, वो अलग से एक लेयर है। एक नंबर है फ्लोर और एक नंबर है रूफ, ये दोनों फ्लोर एंड रूफ आर इंडिपेंडेंट, देयर एग्जिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फंक्शन, they are eternal, they will exist, function may or may not exist, function exists and it may or may not take those values। अगर आप हवा में ऐसे तैर रहे हैं, ग्रेविटी नहीं है वहां पर, तो आप जरूरी नहीं है कि आप अपर फ्लोर को या मतलब रूफ को या फ्लोर को टच करो। हाँ, अगर आप टच कर जाते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो मैक्स वैल्यू हो जाएगी, फ्लोर को टच कर जाते तो मिन वैल्यू हो जाएगा। ऐसे समझो आप पूरी चीज को। तो होपफुली ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। फंक्शन को बाउंडेड होने के लिए उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है, ट्रू और फॉल्स? फंक्शन को बाउंडेड होने के लिए उसका मैक्स मिन वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है। हाँ, फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट है। फंक्शन को बाउंडेड होने के लिए उसके अपर या लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना जरूरी है। इतना सोच क्यों रहे हो, फटाफट बताओ। ट्रू है। फंक्शन विल बी बाउंडेड इफ फंक्शन इज बाउंडेड देन इट्स जीएलबी एंड एलयूबी बोथ एग्जिस्ट। बोलो। यस सर। ट्रू है। सी पार्ट का आंसर जल्दी बता दो, सी पार्ट बाउंडेड है कि नहीं? तो देखो, अनबाउंडेड होने के लिए क्या होना चाहिए? अनबाउंडेड होने के लिए उसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं, इंफिनिटी तक जानी चाहिए। बता, इंफिनिटी को अप्रोच करनी चाहिए, माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी की तरफ। और उसके लिए उस फंक्शन में डिनोमिनेटर कहीं पर होना चाहिए जो जीरो हो रहा हो। यहां पर इसलिए हमेशा अनबाउंडेडनेस के लिए डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन को देखने की कोशिश करो, एकदम सिंपलेस्ट वर्जन में ले जाकर के। तो ये 2 प्लस साइन एक्स की वैल्यू कभी जीरो हो सकती है क्या? 2 प्लस साइन एक्स कभी जीरो हो सकता है? नो सर। इसका होता है इट इज नेवर जीरो, ये हमेशा नॉन जीरो नंबर है। और न्यूमरेटर एक फाइनाइट नंबर है, 2 माइनस साइन एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी। तो न्यूमरेटर एक फाइनाइट नंबर है। अच्छा, ये भी बात है कि 2 माइनस साइन एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी भी नहीं हो सकती, वो फाइनाइट नंबर है। 2 माइनस साइन एक्स की वैल्यू 1 मिनिमम से कहां तक? 3 तक जा सकती है। तो एक फाइनाइट रियल नंबर को नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक फाइनाइट नंबर ही जनरेट होगी। तो इन्फिनिटी वैल्यू या तो माइनस या प्लस, माइनस तो छोड़ो, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और इसलिए ये बाउंडेड फंक्शन है। दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन। कैन यू लेट मी सम बाउंड? एक लोअर बाउंड अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हो, लोअर बाउंड क्या बता सकते हो? ये डिनोमिनेटर 2 प्लस साइन एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है। अगर डिनोमिनेटर को मैं मिनिमम कर दूं तो हम क्लेम कर सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू अगर 1 कर दूं तो फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी तो नहीं हो सकती। ये वाले फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती। तो मैं बोल सकता हूं कि ये इसका लोअर बाउंड एक बता सकते हैं, लोअर बाउंड इज 1। अपर बाउंड बता सकते हैं, अपर बाउंड इस फंक्शन की वैल्यू 3 से बड़ी भी नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? क्योंकि न्यूमरेटर मैक्सिमम 3 हो सकता है और डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 से छोटी हो नहीं सकती। जैसे अगर ये हाफ हो जाता तो 3/2 करके 6 हो जाता, तो 3 से बड़ी भी नहीं हो सकती, तो अपर बाउंड 3 है। तो मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि इसके वैल्यूज 1 से 3 के बीच में है। अब वो अलग बात है कि 1 वैल्यू लेगा नहीं लेगा, 3 लेगा नहीं लेगा, वो सब पॉइंट्स पर बाद में आएंगे, बट ये बाउंडेड है, क्लियर कट बाउंडेड फंक्शन। और आप चाहे तो पूरा का पूरा इसका रेंज निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं इसकी कि नहीं? यस सर। अगर इसकी रेंज निकालनी है तो क्या करेंगे?
इक्वल टू वाई assume करके फिर वहां से कंप्लीट। y एज्यूम करके निकाल सकते हैं, बिना y एज्यूम किए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो इसको लिख सकते हैं 4 - 2 - sin x डिवाइडेड बाय 2 + sin x। बोलो हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 4 डिवाइडेड बाय 2 + sin x एंड -1, क्योंकि ये माइनस कॉमन लेकर के और डिवाइड कर देना। अब ये क्लियर सब तुम्हें समझ रहा है? 2 + sin x कहाँ से कहाँ रेंज कर रहा है? 2 + sin x की रेंज क्या है? मिनिमम वैल्यू 1, 1 मैक्सिमम वैल्यू 3। 3। अब इसके बाद तो आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे। बताओ जरा फटाफट जल्दी कंप्लीट करो। इसका रेसिप्रोकल करें? Yes, sir. 1/3 से 1. ओके जी, तो यहाँ से हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाए, दोनों साइड पॉजिटिव है तो आ जाएगा तुम्हारा 1 > 1/2 + sin x > बोलो 1/3। अब इसके बाद हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 4, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 4/2 + sin x एंड > 4/3। और इसके बाद 1 सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, 1 सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ आ जाएगा 3 <, यहाँ पर आएगा 4/2 + sin x -1 > 4/3 -1 कितना आ गया? 1/3। बोलो। Yes, sir. तो फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया? फाइनली हमने कंक्लूड किया कि हमारा जो फंक्शन y है उसकी वैल्यू 1/3 से 3 लाई कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ये बाउंडेड फंक्शन है, क्लियर, समझ में आ गया। इसका GLB क्या आया? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आया? GLB आ गया 1/3, और यही फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी है। और LUB आ गया कितना? 3, और 3. यही फंक्शन की मैक्स वैल्यू है। तो ये फंक्शन बाउंडेड भी है, इसका GLB LUB अटेन भी हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन की रेंज क्लोज इंटरवल में आएगी। ये रेंज आ गई फंक्शन। तो ये जो हम लोग मेथड है रेंज निकालने का 11th में कर चुके हैं, कंपोजिशन वाला मेथड, तो आप मैनेज कर सकते हैं। इनइक्वालिटीज को मैनेज करना सिर्फ आना चाहिए, और वो आप सीख चुके हैं अच्छी तरह से। चलिए जी, ये बात समझ में आ गई। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लिखेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये दो थ्योरम को हम रेंज में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए फटाफट जल्दी समझ लो, क्योंकि वैसे तो इसको डिटेल में हम लोग करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन में। अगर कोई फंक्शन के ग्राफ में ब्रेकेज नहीं है, ठीक है, मतलब उसका पाथ कंटिन्यूअस है, तो पाथ में अगर वो कोई वैल्यू अटेन करता है एक पॉइंट पर, मान लो स्मॉल m वैल्यू है, और किसी दूसरे पॉइंट पर कैपिटल M वैल्यू अटेन करता है, तो उसके बीच की वैल्यू वो स्किप नहीं कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ है और यहाँ से कंटिन्यूअस ऐसे जा रहा है, तो बीच का कोई वैल्यू को वो मिस नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड, अगर वैल्यू कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर उसका कहीं पर वैल्यू 1 हो रहा है और किसी पॉइंट पर वैल्यू 7 हो रहा है, तो 1 और 7 के बीच का वैल्यू भी उसने टेकअप किया होगा। दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो आप लिख दो, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन एंड पहले ये मत लिखो, ये तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम मैं बोल रहा हूं, आप ऐसे लिखो, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन एंड ए, डोमेन को लिख दो, डोमेन ए बी डोमेन है मान लो, क्लोज इंटरवल ए बी, देन fx must take up all real values between fa and fb। आई डोंट थिंक इसमें हमें कहीं पर भी कोई डाउट होना चाहिए। कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है और यहां पर उसने वैल्यू ए पॉइंट पर वैल्यू क्या अटेन करी? एफ ए,
ये वैल्यू उसने टेकअप करी, और बी पॉइंट पर फंक्शन ने वैल्यू क्या अटेन करी, बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ बी है, मतलब एफ बी एक रियल नंबर वाई एक्सिस पर होगी ऐसे एफ बी। तो फंक्शन एफ एक्स इसके और इसके बीच की जो वैल्यूज हैं उनको डेफिनेटली अटेन कर रहा होगा या किया होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई भी लाइन ड्रॉ करो, कोई भी लाइन ड्रॉ करो, ऐसे एफ ए और एफ बी के बीच में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन को ग्राफ बिना कट किए हुए जा ही नहीं सकता। फील कर पा रहे हो आप इस बात को कि नहीं? Yes, sir. आप इस बात को रियलाइज कर पा रहे हो ना कि अगर पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है तो, और ये थ्रेड है जो कंटिन्यूअस है, ब्रेकेज नहीं है इस ग्राफ के ऊपर में, जब आप यहां से चलेंगे तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है एफ ए और एफ बी के बीच में, उनमें से हर एक लाइन को कम से कम एक बार कट करते हुए ही जाना होगा। किसी लाइन को आप मिस नहीं कर सकते हो, वो सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए जाना पड़ेगा आपको। किसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट बैरियर्स को तोड़ते हुए एक्सट्रीम तक पहुंच सकते हैं आप, ठीक है। अब ये अगर ए पर वैल्यू क्या हो जाए बेटा, मिनिमम स्मॉल एम मान लो, और बी पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कैपिटल एम हो गई, तो यही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और वो मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम अटेन कर रहा है और मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम अटेन कर रहा है, तो इंटरमीडिएट के कॉन्सेप्ट से स्मॉल एम से लेके कैपिटल एम के बीच की सारी वैल्यू को अटेन करेगा, तो उसकी रेंज हो जाएगी स्मॉल एम से कैपिटल एम। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, तो वो भी लिख दो। इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज जीएलबी स्मॉल एम, maximum value of function that is LUB is capital M, then fx shall take up all real values between small m and capital M, and hence that means डोमेन में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू एफ अल्फा के इक्वल होगी फॉर एवरी के विच लाइज बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच की हर रियल वैल्यू के को फंक्शन किसी न किसी अल्फा पर लाई करेगा, वेयर अल्फा लाइज इन द डोमेन। तो ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, एटलीस्ट वन अल्फा बिलोंग्स टू डोमेन वेयर एफ अल्फा इक्वल टू के फॉर एवरी के लाइंग बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। ये तो मैथमेटिकल लिखने की बात हो गई। बेसिक बात क्या है कि रेंज ऑफ फंक्शन विल बी स्मॉल एम से कैपिटल एम, दैट इज एफ मिनिमम टू एफ मैक्सिमम। तो इसको हम रेंज निकालने में यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ केसेस में तो रेंज निकालने का तरीका बिल्कुल स्मूथ होगा कि या तो हम कंपोजिशन मेथड से जाएंगे या तो इन्वर्जन मेथड से जाएंगे, बट कुछ केसेस में हम स्मार्टली भी काम करेंगे। जैसे हमें लग रहा है कि जो कन्वेंशनल तरीके से रेंज निकालना जो है वो टाइम लगेगा, तो फिर मैं बोलूंगा पहले तो मैं किसी तरह से देख के ऑब्जर्व करके बोलूंगा फंक्शन कंटिन्यूअस है, फिर मैं बोलूंगा इस फंक्शन की मैक्स वैल्यू ये हो सकती है, प्रूव करूंगा इसकी मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है। मान लो मैंने बोला कि मिनिमम वैल्यू इसकी -2 होगी और मैक्स वैल्यू 7 होगी, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, मैं बोलूंगा रेंज हो गई -2 से 7। तो ये एक तरह से हमारे लिए एक एडवांटेज टूल जैसा काम करेगा ये थ्योरम रेंज निकालते समय। अच्छा, इसी में बिकॉज फंक्शन ऐसे नॉन मोनोटोनिक है तो कोई वैल्यू को टेक करके फिर रीटेक भी कर सकता है, मतलब एटलीस्ट वंस बोल रहे हैं, कम से कम एक बार हर वैल्यू को टेकअप करेगा, एक से ज्यादा बार भी कर सकता है। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और इंक्रीजिंग हो जाए या कंटिन्यूअस एंड डिक्रीजिंग हो जाए, अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक हो जाए तब क्या होगा, तो यहां पर सिर्फ जो एटलीस्ट वंस बोल रहे हैं ना, वो एटलीस्ट वंस के बजाय एग्जैक्टली वंस हो जाएगा। कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, मिनिमम वैल्यू m है, मैक्सिमम कैपिटल M है, तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच की हर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक बार टेकअप करेगा। ये फर्क आ जाएगा अगर वो मोनोटोनिक हो जाएगा तो, दैट्स इट। तो दीज आर द टू थिंग्स। हाँ, इंजेक्टिव हो जाएगा वो, 1-1 हो जाएगा वो, मोनोटोनिक होएगा तो 1-1 हो जाएगा, अदरवाइज वो मल्टीपल बार वही वैल्यू रीगेन भी कर सकता है, रीअटेन भी कर सकता है। तो ये हो गया कि आपको रेंज का प्रॉब्लम करने से पहले ये बेसिक जो ये कुछ डिस्कशंस थे ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टू रेंज। आपने नोट कर लिया, तो शैल वी डिफाइन रेंज, फाइंड आउट रेंज।
ठीक है, तो अब आप लिखेंगे बेटा रेंज ऑफ फंक्शन क्या है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, पहले मैं रेंज डिस्क्राइब कर देता हूं, फिर रेंज पर ही आते हैं ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं, इनको ऐसा डायरेक्टली देख के बता सकते हो जल्दी से, बाउंडेड या अनबाउंडेड, बस सिर्फ इतना बताना है, जीएलबी एलयूबी वगैरह छोड़ो। बाउंडेड अनबाउंडेड? फर्स्ट बाउंडेड। बाउंडेड। सेकंड? बाउंडेड। सेकंड भी बाउंडेड है। थर्ड? थर्ड नहीं है। क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू तो 2 आएगी एम Yes. जी एम से, बट मैक्सिमम वैल्यू एक्स इन्फिनिटी ले जाओ तो इन्फिनिटी तक जा सकती है, तो ये नहीं बाउंडेड है। इसका एफ मिनिमम जो है वो 2 है, मतलब GLB 2 है। LUB नहीं डिफाइंड है, अपर बाउंड नहीं है, इट इज लोअर बाउंडेड बट बाउंडेड अबव नहीं है। ये है। बाउंडेड है, साइन 2 थीटा हो जाएगा ना अगर एक्स को tan थीटा पुट करो। Yes. ये नहीं है। क्यूबिक नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कोई भी बाउंडेड नहीं होता है, तो पॉलिनोमियल्स आर अनबाउंडेड फंक्शंस। नहीं है, लॉग भी अनबाउंडेड होता है ना। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? तो Yes. हाँ जी, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रेंज ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ रेंज एंड हाउ टू डिटरमिन रेंज। रेंज की डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन y for which x is real, x is finite and x lies in the domain of function। फंक्शन के डोमेन में जितने भी इनपुट्स x हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स का कलेक्शन सेट को हम रेंज बोलते हैं। तो लिख दो भाई, डेफिनेशन ऑफ रेंज क्या है। रेंज ऑफ फंक्शन RF इज कलेक्शन ऑफ y such that y is an element of codomain and y is equal to f image of x for x belongs to capital X। तो कैपिटल X सेट डोमेन के हर एलिमेंट स्मॉल x के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट fx का कलेक्शन ही रेंज है। ये तो रेंज की डेफिनेशन हो गई, बट इसको डिफाइन या फाइंड करने के लिए क्या बात यूज करते हैं, तो आप ये भी लिखेंगे, इट इज इक्वल टू collection of y such that x is real and finite and x belongs to domain of function। तो ये 3 कंडीशन। डोमेन के लिए क्या करते हैं, डोमेन के लिए बोलते हैं x such that y is real and finite। देखो बड़ा सिंपल कनेक्शन है। डोमेन के लिए क्या बोलते हैं, डोमेन इज कलेक्शन ऑफ x such that y that is fx is real and finite। and belongs to कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो y रियल हो, y फाइनाइट हो और y कोडोमेन हो। और यहां बोल रहे हैं कि y such that x is real and finite and domain of function। मतलब कि अगर आप बोलते हो ना कि y is equal to fx फंक्शन है, तो इसी से आप ये भी बोलते हो कि x is equal to f इनवर्स, यही रिलेशन को x को y के टर्म में लिख दो तो x equal to f इनवर्स y रिलेशन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। y is equal to fx बोलो या x equal to f इनवर्स y बोलो, दोनों एक ही बात है। फर्क क्या है, फर्क यह है कि यहाँ पर y को x के टर्म में एक्सप्रेस किया है और यहाँ पर उसी रिलेशन का इस्तेमाल करके x को y के टर्म में एक्सप्रेस किया। जब आप ऐसे देखते हो तो डोमेन निकल आता है, x says that y is real and finite, ये डोमेन के लिए है। और जब आप ऐसे देखते हो, इसको क्या बोलो आप, y f इनवर्स y लिखा हुआ है, y की वैल्यू जिसके लिए x रियल फाइनाइट है, तो इसका डोमेन निकालो, f इनवर्स का डोमेन जो आएगा वही x की क्या हो जाएगी, ये वही फंक्शन की क्या हो जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि रेंज ऑफ फंक्शन इज क्या है, इट इज व्हाट, इनवर्स का डोमेन। बोलो, इट इज डोमेन ऑफ It's inverse। f इनवर्स।
तो इसी मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो अभी हम उस पर आएंगे, पहले सीधे कुछ क्वेश्चन का आंसर करो डेफिनेशन समझ करके। रेंज ऑफ फंक्शन y could f(x) is defined as set of values of y for which x is real, x is finite, x lies in the domain of function। इसको rf से डिनोट करते हैं। r of f is d of f इनवर्स, ये हम लोगों ने डिस्कशन में कंक्लूड किया। रेंज इज आल्सो कॉल्ड एज डोमेन ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। वेरिएशन मतलब वैल्यू, वैल्यूज का डोमेन, वैल्यूज कहां से कहां तक जा रहे हैं। डोमेन मतलब होता है एक्सपेंशन, डोमेन मतलब होता है एक्सटेंशन, कहां से कहां तक। और वेरिएशन मतलब वैल्यू, तो वैल्यूज का फैलाव, वैल्यूज का एक्सटेंशन की कहां से कहां तक हो रहा है। रेंज हमेशा सबसेट को होता है किसका, कोडोमेन का, ये तो आप अच्छी तरह से समझ चुके हो। जैसे एक क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन की रेंज बताओ, ऐसा आपसे पूछा गया, तो आप क्या बोलोगे भाई। तो आप रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, डोमेन निकालो। इसका डोमेन क्या है पहले बताओ, फाइंड डोमेन। क्योंकि बिना डोमेन के रेंज की बात हम नहीं कर सकते। डोमेन निकालेंगे तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि x² + 1 की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। यहां से आया कि x² इज लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहां से आया x बिलोंग्स टू x इक्वल टू 0। तो डोमेन इसका आया सिंगलटन सेट, आया सिंगलटन 0, है ना। यस सर। ग्रेटर देन -1 तो हमेशा ही था। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 आ गया, ये डोमेन आ गया। डोमेन में अगर एक ही एलिमेंट है तो रेंज निकालने के लिए हमें कोई मेथड की जरूरत है क्या। नो सर। तो आप ये पॉइंट भी कहीं पर लिख दो, ये नोट कहीं पर लिख दो, क्या, इफ डोमेन ऑफ फंक्शन इज डिस्क्रीट सेट या फाइनाइट सेट, then range is obtained by just considering individual values। all outputs मैन्युअली भी निकाल सकते हैं ना इसका, इसके लिए कोई मेथड की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर इसका डोमेन क्या आया, डोमेन आ गया सिंगलटन 0, और रेंज क्या आ गई, रेंज आ गया f0। f0 क्या आएगा, f0 मतलब व्हाट इज f0, cos इनवर्स 1। cos इनवर्स 1 क्या होता है, अगर मान लो एंगल थीटा है तो cos थीटा 1 होना चाहिए, और थीटा प्रिंसिपल डोमेन में होना चाहिए, है ना। प्रिंसिपल डोमेन cos का होता है 0 से पाई, तो 0 से पाई में किस एंगल का cos 1 होता है जी, 0 का। तो थीटा 0 आ गया, तो आ गया 0, सिंगलटन 0। तो इसका रेंज और डोमेन दोनों क्या है, इसका रेंज और डोमेन दोनों क्या है, सिंगलटन सेट्स। दोनों सिंगलटन सेट है, दोनों सेम है। रेंज भी 0 है और डोमेन भी 0 है। इसका मतलब एक ही आउटपुट भी है 0,0। तो ये पॉइंट फंक्शन है, ओरिजिन को डिफाइन कर रहा है। x 0 और y भी 0 है। बात समझ में आ गई। यस सर। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है, जब इनवर्स फंक्शन आएगा थोड़ा प्रिंसिपल डोमेन का रोल भी आएगा। तो रेंज में यूजुअली इनवर्स पर जाते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर इसको लिख लो, एक पॉइंट और लिख दो। प्रिंसिपल डोमेन क्या है, प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है याद करो, ट्रिग्नोमेट्री करते समय मैंने बताया था, किसी फंक्शन के डोमेन का सबसेट जिसमें फंक्शन बाइजेक्टिव है। subset of domain in which the function takes all its value exactly once, that is function is 1 1 and on 2, is called principal domain। and please remember the principal domain of following functions। प्रिंसिपल डोमेन यूजुअली दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो इन फंक्शन का तो पता होना चाहिए, sin x, cos x, tan x, cot x, secant x,
एंड cosecant x, इनका प्रिंसिपल डोमेन आपको पता होना चाहिए, है ना। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इनका प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है बता दो। जल्दी बोलो। साइन का -π/2 से π/2। बिल्कुल सही। ये डिफाइंड है, हमारी डिस्कशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड डिफाइंड है। तो साइन का हो जाएगा -π/2 से π/2। अगर नहीं डिफाइंड होगा, नहीं है, अलग से, अगर मान लिया अलग से कुछ उन्होंने प्रिंसिपल डोमेन मेंशन करना होगा तो लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम यही लेके चलेंगे, क्लोज -π/2 कॉस का 0 से पाई क्लोज। इसके लिए आप जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल डोमेन वाला लिंक जाके देखना। और इवन अगर देखना हो तो फंक्शन में जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन जहां पर लिखाया था ग्राफ, तो उसमें भी डिस्कशन किया हुआ मैंने। tan का -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, कॉट का 0 से पाई ओपन इंटरवल, सीकेंट का कॉस जैसा ही होगा, सिर्फ उसमें से एक पॉइंट हटा दो जब सीकेंट अनडिफाइंड होता है π/2 पर, और यहां पर साइन जैसा होगा, सिर्फ 0 हटा देना उसमें से। या प्रिंसिपल डोमेन इनका मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है ना, इट इज, ये प्रिंसिपल डोमेन है साइन का, एंड यही क्या है, यही है रेंज ऑफ f इनवर्स x। मतलब ये किसका रेंज है, साइन इनवर्स का रेंज है। ये किसका रेंज है, कॉस इनवर्स का रेंज है। ये किसका रेंज है, tan इनवर्स का रेंज है। ये किसका रेंज है, कॉट इनवर्स का रेंज है। ये किसका रेंज है, सीकेंड इनवर्स x का रेंज है। और ये कॉसेकेंड इनवर्स x का रेंज है। रेंज है, रेंज रेंज रेंज। मैंने क्या बोला फाइनली, मैंने बोला रेंज ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, प्रिंसिपल डोमेन ऑफ fx। किसी इनवर्स का डोमेन, ये दो बातें बिल्कुल याद रखने हैं आपको। डोमेन ऑफ f इनवर्स x, f इनवर्स का जो डोमेन होता है वो फंक्शन की रेंज होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स का डोमेन फंक्शन की रेंज होती है, वो क्लियर है। लेकिन इनवर्स का डोमेन तो फंक्शन की रेंज होगी, लेकिन इनवर्स की रेंज फंक्शन की डोमेन नहीं होती है, क्योंकि डोमेन में फंक्शन हो सकता है कि बाइजेक्टिव ना हो, इन्वर्टेबल ना हो, तो प्रिंसिपल डोमेन होती है। क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन वो इंटरवल होता है, डोमेन का पार्ट होता है जिसमें फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, और बाइजेक्टिव होने से ही फंक्शन इन्वर्टेबल हो सकता है, और तभी इनवर्स की बात कर सकते हैं। तो दीज टू थिंग्स शैल बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। इसको आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में इम्बेड कर दो। जब इनवर्स की रेंज की बात आएगी तो आप फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन सोचना, और जब इनवर्स की डोमेन की बात आएगी तो फंक्शन का रेंज सोचना। खत्म बात है। बात क्लियर है, याद रहेगा ना, ये याद रहना बहुत जरूरी है। देखो ये बातें याद रहनी चाहिए। अब ये याद रहेगा तो फिर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप निकाल के बताओ क्या, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स ऑफ x² + 1/2x, है ना। इसका रेंज बताओ, इसका रेंज और डोमेन बताओ, रेंज एंड डोमेन बताओ, जल्दी करो। तो जब कभी भी फंक्शन के रेंज कैलकुलेट करनी हो तो बेटा सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डोमेन कैलकुलेट करेंगे। बिना डोमेन के रेंज के बारे में सोचना जो है वो कोई हेल्दी बात नहीं है, वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है, तुक्का हो जाता है। तो पहले आप डोमेन समझेंगे, डोमेन निकालेंगे। डोमेन निकालने के बाद दो बातें होंगी, या तो डोमेन डिस्क्रीट फाइनाइट सेट आ जाएगा। अगर डोमेन में 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, 25 एलिमेंट है तो हर एलिमेंट पे आउटपुट निकाल के आउटपुट का कलेक्शन लिख देंगे। लेकिन अगर डोमेन कंटिन्यूअस इंटरवल आ जाता है तब हमें मेथड चाहिए निकालने का, कि मेथड ऑफ इनवर्स फंक्शन जाएंगे, या कंपोजिशन के तरीके से जाएंगे, या कैलकुलस का इस्तेमाल करके ग्राफ करके जाएंगे।
तमाम तरीके होंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन पहले हमें डोमेन निकालना है। डोमेन क्या आया भाई, इसका डोमेन क्या है ये तो नोट कर चुके हैं, इसको हटा दो इधर वाला नीचे का पूरा पोर्शन। यस सर। ये सारे प्रिंसिपल डोमेन मैंने जो निकाले हैं ये याद रहने चाहिए। नीचे जो 2 लाइन लिखी हुई है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहनी चाहिए। अब इसका डोमेन निकालने के लिए आपने क्या बोला, आपने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। बट वी नो, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2x की वैल्यू हमेशा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होती है। कैसे कैसे क्लेम किया ऐसा मैंने, क्योंकि EM से अपॉन हाँ, क्योंकि हाफ टाइम्स ये x प्लस 1/x है। तो x प्लस 1/x, अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है। तो हाफ टाइम्स x प्लस 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो 1 से इन्फिनिटी हो गया। और बिकॉज x नेगेटिव है तो इसी की नेगेटिव वैल्यू भी टेकअप करेगा। तो इसकी रेंज ये आ रही है। तो ये होना चाहिए, होना तो चाहिए कि ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ जाए। लेकिन है एक्चुअली क्या, हो 1 या 1 से बड़ी या -1 या -1 से छोटी। तो ऑब्वियसली इस इंटरवल में तो 2 ही वैल्यू ले सकता है। बोलो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x की वैल्यू सिर्फ 2 ही परमिसिबल वैल्यू पॉसिबल है, -1 एंड 1। क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू और -1 से 1 ओपन इंटरवल की वैल्यू तो ये फंक्शन ले ही नहीं सकता। तो सिर्फ 2 ही वैल्यू ले सकता है। और यहां से अगर दोनों वैल्यू को देखो तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x। तो यहां से आ जाएगा कि x प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 1 आएगी या तो -1 आएगी। मतलब डोमेन इसका आ जाएगा 2 रियल नंबर। क्या डोमेन हैज ओनली 2 पॉइंट्स, कौन कौन से -1 एंड 1, 2 ही पॉइंट है। यस सर। अब जब डोमेन 2 पॉइंट हो गया तो रेंज इसकी क्या होगी, तो रेंज में भी 2 ही पॉइंट होंगे। -1 इनपुट पर क्या आएगा f(-1) और 1 इनपुट पर f(1), ये 2 पॉइंट का कलेक्शन रेंज होगा। अब f(1) और f(-1) कैसे निकालेंगे, साइन इनवर्स -1 क्या होता है, तो आप बोलेंगे थीटा। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि साइन इनवर्स की वैल्यू थीटा अगर है तो थीटा हमेशा -π/2 से π/2 में ही होना चाहिए। ये बात तो दिमाग में है कि नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन होता है। अब हम बोलेंगे कि साइन थीटा 1 होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स -1 थीटा है तो साइन थीटा -1 होना चाहिए। अब आपको ये जज करना है कि इस इंटरवल में कौन से एंगल का साइन का वैल्यू -1 है। तो -π/2 आ गया, आया कि नहीं आया। ऐसे ही साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 1 क्या होगा, तो मान लो अल्फा है तो इसका मतलब साइन अल्फा 1 है। तो आपको बताना है कि इस इंटरवल में किस एंगल अल्फा की वैल्यू 1 होगी, तो π/2। तो यहां से हमें रेंज के बारे में पता चल गया। क्या रेंज में 2 आंसर आएंगे, एक -π/2 और एक π/2। ये डोमेन है और ये रेंज। तो हमने 2 एग्जांपल्स लिए जिसमें रेंज को समझने के साथ साथ डिस्क्रीट फंक्शन का रेंज निकालने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक मेथड का जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, डोमेन फाइंड कर लेना, फिर डोमेन के इनपुट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट्स निकाल के उसका सेट बना देना, दैट्स इट, सिंपल। रेंज फाइंड करने का मेथड किस केस में चाहिए वो लिख दो। पहला मेथड रेंज फाइंड करने का, मेथड ऑफ इन्वर्जन, है ना। तो आप लिखेंगे मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड टू फाइंड आउट रेंज लिखेंगे। मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ इन्वर्जन क्या है, अगर फंक्शन हमारा y इक्वल टू fx है तो पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड इट्स डोमेन।
से डोमेन इज अल्फा टू बीटा, अल्फा बीटा दो रियल नंबर्स, मान लो ऐसा डोमेन आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, एक्सप्रेस x in terms of y using the equation of function y is equal to fx को यूज करके, that is x हो जाएगा f इनवर्स y। एक एग्जांपल लेके चलते, जैसे मान लो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 4। तो पहले मैंने बोला इसका डोमेन फाइंड करो। व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3। अब इसके बाद में दूसरा स्टेप आ गया। पहला स्टेप तो समझ में आ गया, दूसरा स्टेप समझ में आया? क्या लिखा? x को y में कन्वर्ट करो, तो क्या लिखोगे बेटा? 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। x का टर्म इधर लाओ तो x इंटू 3y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4y। y का टर्म इधर ले गए, x का टर्म इधर ले आए। अब इसके बाद x को y के फॉर्म में लिखना है, तो x इज इक्वल टू आ गया 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3y। ये दूसरा स्टेप हो गया जी। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। समझ में आ रही बात दोनों स्टेप की? अब इसके बाद तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, वो लिखेंगे थर्ड स्टेप। यही सबसे क्रूशियल स्टेप है। अप्लाई द डोमेन रिस्ट्रिक्शन, अप्लाई द डोमेन रिस्ट्रिक्शन। मतलब x ये डोमेन रिस्ट्रिक्शन है, x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, तो ये वाली रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई करो, क्योंकि x को हम ये लिख चुके हैं ना, ये तो f इनवर्स y, ये y का एक्सप्रेशन है, ये अल्फा से बीटा लाई कर रहा है, ये रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई करो। एंड सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर y टू गेट रेंज ऑफ y। y की क्या क्या रेंज, वो क्या क्या वैल्यू आ रही है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y जो आएगी वही रेंज हो जाएगी। तो ये 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। 2 स्टेप हम लोग कर चुके हैं, तीसरा स्टेप फटाफट जरा सा कर जाओ जल्दी से। तो क्या आएगा यहाँ पर, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर आ जाएगा डोमेन रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं। क्या डोमेन है कि डोमेन क्या है? x कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कोई भी रियल नंबर। हम बोलेंगे x टू बी रियल। x को रियल होने के लिए ये पूरा राइट हैंड साइड रियल होना चाहिए, और ये रियल होने के लिए पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो ये रियल होने के लिए इस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 2/3। अब ये सोचो, यही तो f इनवर्स y है, ये f इनवर्स y है, तो f इनवर्स y का डोमेन निकाल लो। इनवर्स का डोमेन ही तो फंक्शन की रेंज होती है, इसी का डोमेन निकाल लो। अब डोमेन निकालना तुम्हें आता है, देख के ही पता चलता है डोमेन क्या है। तो आ गया ऑल रियल एक्सेप्ट क्या, 2/3। तो हमारा फंक्शन आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन आ गया, यही है डोमेन ऑफ f इनवर्स। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन। इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन या इनवर्स फंक्शन का मेथड। तो इनवर्स फंक्शन मेथड में हम क्या यूज करते हैं? हम सिर्फ यही यूज करते हैं कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स, दैट्स इट। नथिंग डूइंग, नथिंग एल्स। तो एक तो ये मेथड, पहला मेथड जो आपने पढ़ा ना, ये मेथड समझ में आ गया सबको? पहला मेथड समझ, मेथड ऑफ इन्वर्जन समझ में आ गया? अरे भाई क्या है, चुपचाप हो।
अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करके मैं दिखा रहा हूं, जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, अगली क्लास में उसको रिवाइज भी कर दूंगा, अभी जस्ट मैं तुरंत बता दे रहा हूं सो दैट आप क्वेश्चन करने में कंफर्टेबल फील करो। मेथड ऑफ कंपोजिशन, मेथड ऑफ कंपोजिशन का मतलब है कि हम फंक्शन को क्या करते हैं, कंपोनेंट फंक्शन में ब्रेक करते हैं, कंपोजिट फंक्शन जैसा आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स को आप कुछ ऐसा देखो, f ऑफ g ऑफ x ऐसा ब्रेक करो। तो पहला स्टेप क्या है, एक्सप्रेस एफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ कंपोजिट फंक्शन। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड डोमेन। वो तो करना ही पड़ेगा आपको, बिना डोमेन के तो दोनों में से कोई भी मेथड नहीं काम करेगा। फाइंड डोमेन से डोमेन तुम्हारा है वही अल्फा टू बीटा। तीसरा स्टेप है नाउ अप्लाई द कंपोनेंट फंक्शंस ओवर inequality of x determined by domain। डोमेन जो x की इनइक्वालिटी को डिटरमिन कर रहा है उस पर आप कंपोनेंट फंक्शन अप्लाई करो। जैसे अगर g कंपोनेंट फंक्शन का मोनोटोनिसिटी भी फाइंड कर लेंगे तो यहां पर लिख देंगे एक्सप्रेस f इन composite function and find the monotonicity of component function। हमें पता होना चाहिए कंपोनेंट फंक्शन कब मोनोटोनिक है, कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है। कंपोनेंट फंक्शंस क्या होते हैं आपको पता है ना, ये वाले एफ जी, ये कैपिटल एफ जी है, ये कंपोनेंट फंक्शन हो गए। ठीक है, एंड कंपोजिट फंक्शन, कंपोनेंट फंक्शन को अप्लाई करते जाओ एंड गेट द डोमेन। अब जैसे मान लो वही क्वेश्चन तुम्हारा था, क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू, कोई भी क्वेश्चन ले लो यार, कोई भी क्वेश्चन ले लो, y इज इक्वल टू, पिछला क्वेश्चन क्या था बोलो, 3x। अरे पिछला क्वेश्चन तो बोल दो, मैं उसी क्वेश्चन का निकाल के दिखा देता हूं ना। नहीं बताओगे तुम लोग, नाराज हो गए, सो गए हो क्या तुम लोग। 2x minus 3 upon 3x plus 4। 2x minus 3 upon 3x plus 4। डोमेन तो निकाल ही लिया आपने, है ना। डोमेन इसका आपने बताया ही था, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3। तो हम सबसे पहले इसको ऐसा लिखेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है ना, इसको हम यहाँ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे 2/3 इंटू 3x, ये पहले वाले टर्म को ऐसा लिख दिया पहले मैंने, 2/3 इंटू 3x 2x है। अब इसी में +4 किया और -4 करेंगे कंपनसेट करने के लिए, तो -8/3 आ जाएगा। तो -8/3 एंड -3, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब इससे ये क्या बना, ये पहला टर्म देखो, 2/3 ऑफ 3x + 4 को 3x + 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2/3। ये दोनों 3 3s are 9 -8/3 है, 3 3s are 9 -8 17, तो -17/3 टाइम्स 1/3x + 4। अब हमें दिख रहा है कि ये फंक्शन पे क्या क्या कंपोज हुआ। पहले x पर 3x + 4 लगेगा, फिर रेसिप्रोकल फंक्शन लगेगा, फिर -17/3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2/3 ऐड होगा। और इनमें से हर फंक्शन के बारे में हमें पता है कि इनइक्वालिटी कैसे बिहेव करती है। तो अब आप शुरू हो जाओ, जैसे कि x यहाँ लाई कर रहा है ना, x बिलोंग्स टू, बोलो, -∞ से इन्फिनिटी, बट x इज नॉट इक्वल टू -4/3। अब यहाँ से 3x
3x कहाँ लाई करेगा, तो 3x भी वही होगा, बस 3x इज नॉट इक्वल टू -4 हो जाएगा, है ना। 3x इज नॉट इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला स्टेप में क्या है, 4 ऐड करना, तो 3x + 4 कुछ भी फाइनाइट ऐड करने से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 3x + 4 इज नॉट इक्वल टू 0 होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं। तो अब रेसिप्रोकल कर लो बेटा, यहाँ इसका आ जाएगा 0 माइनस इन्फिनिटी का 0, है ना। अब अलग साइन है, देखो अलग साइन है, तो क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिखो, माइनस इन्फिनिटी लेस देन 3x + 4 लेस देन 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव लेस देन 3x + 4 लेस देन 0 इन्फिनिटी। ऐसे लिखा क्योंकि 0 हटाना था ना, इस इंटरवल में से 0 हटाना था रेसिप्रोकल करने से पहले। अब रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करोगे तो कहानी क्या आएगी, जल्दी बताओ। माइनस इन्फिनिटी से 0 माइनस यूनियन 0 greater than 1/3x + 4 greater than minus infinity और infinity greater than 1/3x + 4 greater than 0। अब इसको -17/3 से मल्टीप्लाई कर देना, -17/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला रिवर्स हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू -17/3 टाइम्स 1/3x + 4 लेस देन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये इन्फिनिटी हो गया, ये लेस है यहाँ पर भी लेस ही है सर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -इन्फिनिटी -17/3 इंटू 1/3x + 4 एंड लेस देन 0। अब अगला स्टेप क्या है, ये 0 नेगेटिव हो जाएगा, ये 0 पॉजिटिव है। अगला स्टेप क्या है, देखो माइनस इन्फिनिटी से 0 पॉजिटिव, 0 और 0 से इन्फिनिटी सारी वैल्यू ले रहा है, मतलब 0 छोड़ करके सारी वैल्यू ले रहा है। अब इसमें 2/3 ऐड कर दो, 2/3 ऐड कर दो तो क्या आएगा, 2/3 ऐड कर दो तो क्या आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इन्फिनिटी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 0, ये 0 तो है नहीं, इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जो ये वैल्यू है ये y0, तो y0 टेक्स अप ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0, इसलिए y0 + 2/3 विल टेक अप ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2/3। तो ये है मेथड ऑफ इन्वर्जन। अब देखो हमेशा दोनों मेथड में से एक मेथड आसान और एक थोड़ा सा लेंदी होगा, हमेशा ऐसा होगा। कुछ केसेस में कंपोजिशन मेथड आसान होगा, इन्वर्जन वाला लेंदी होगा, कुछ में इन्वर्जन वाला आसान होगा, कंपोजिशन वाला लेंदी होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये दोनों मेथड को ट्राई करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में दोनों मेथड करने की कोशिश करो। 10-5 क्वेश्चन करते करते ना आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप अपने आप डिसाइड होने लगेगा कि यार इस ऐसा वाला क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा इसमें इन्वर्जन कर लेते हैं, इसमें कंपोजिशन कर लेते हैं। ठीक है, शुरू में अगर आप केवल एक ही मेथड से ट्राई करेंगे ना तो आपको कमांड नहीं आएगी, इसलिए यू नीड टू गो बाय बोथ द अटेम्प्ट्स। कोई भी क्वेश्चन को कर लिया तो ट्राई करो कि चलो उसको दूसरे मेथड से भी करें। शुरू में ऐसा करना पड़ेगा, बाद में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समराइज करते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन रेंज करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपने एंड पे प्रॉब्लम्स करते रहो, गेम की प्रॉब्लम मत करना अभी, आप सीधे असाइनमेंट की टेक्सचुअल एक्सरसाइज की प्रॉब्लम करो। गेम की प्रॉब्लम अगर कुछ करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ये कर लो, बट गेम की प्रॉब्लम को आप मैं बताऊंगा आपको, गेम का इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा, टेक्सचुअल एक्सरसाइज आप कर सकते हो। ओके जी सर, वो गेम पिछले साल वाली वो करते ना डोमेन। हाँ जी, पिछले साल वाली, बल्कि मैं डोमेन रेंज वाली शीट देता हूँ, उसको एक बार जरूर कर लो। Okay, so see you in the next class. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye.